अस्थमा, तो इसे दमा भी कहते हैं। यह फेफड़ों की बीमारी है जो वायु मार्ग में सूजन, संकुचन और बलगम का कारण बनती है। अस्थमा के जो मुख्य लक्षण है, सांस फूलना या हाँफना। इसमें क्या होता है कि वायु मार्ग में सूजन या संकुचन आ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में असहजता या हाँफने जैसी स्थिति बनने लगती है। खांसी का आना, सीने में जकड़न और भारीपन का होना, और इसमें बहुत ज़्यादा बलगम भी बनने लगता है, और सांस लेने और छोड़ने के दौरान घरघराहट या सीटी जैसी आवाज़ निकलना, और इसमें ऊर्जा स्फूर्ति की बहुत कमी हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा थकान लगता है। और कभी-कभी कुछ मामलों में ऐसे लोगों में बोलने में असहजता महसूस होता है। अस्थमा के दौरे के जो तत्कालिक लक्षण है, इसमें क्या होता है कि नाड़ी का तेज हो जाना, जिससे घबराहट और बेचैनी होने लगती है, और सांस लेने के लिए सीने के मांसपेशियों में खिंचाव जैसी स्थिति भी बनने लगती है। अब चलिए बात करते हैं इसके कारण के संबंध में। तो एलर्जी, धूमपान, वायु प्रदूषण, श्वसन संक्रमण और आनुवंशिकी कारक भी इसका मुख्य कारण है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि माँ भाई या को किसी परिवार में है, तो उससे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी यह समस्या दिखाई पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं कि एक और अन्य प्रकार है, इसे GERD कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स रोग। तो इसमें क्या होता है कि एसिड खाने की नली की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में असहजता महसूस होने लगता है, और यह तो बहुत दुर्लभ है। तो इन सब की वजह से होता क्या है इसमें कि ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन और सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से यह सब समस्या पैदा हो जाती है। तो यदि ऐसी समस्या है तो आप कोशिश करें कि तुरंत श्वास रोग विशेषज्ञ से मिले, क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइम तक दवा चलता है। और एक बात का और आपको ध्यान देना होगा कि इसमें खुद से कभी भी दवा नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि यदि आप दवा बंद कर दिए, कभी कभी होता यह है कि आराम मिल गया तो लोग बिना डॉक्टरी सलाह के ही खुद से दवा बंद कर देते हैं, तो जिससे इसमें रीअटैक की शुरुआत पुनः शुरू हो जाता है। तो खुद से दवा इसमें बंद नहीं करना चाहिए, और बिना डॉक्टर के परामर्श से अन्य कोई दवा भी न ले। और एक बात का आपको और ध्यान देना होगा कि कोशिश करें कि अपने डाइट पर, परहेज पर, योग पर भी ध्यान दें, क्योंकि अगर जब तक आप अपने डाइट, परहेज और योग पर नहीं ध्यान देंगे तो दवा छूटने वाला नहीं है। यदि दवा लंबे समय तक चल गया तो इसमें अन्य समस्याएं भी दिखाई पड़ने लगती है, जैसे मोटापे की समस्या, और दवा का मात्रा भी, डोज भी बढ़ने लगता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना योग, डाइट और परहेज इसे जरूर करें। अब चलिए बात करते हैं अस्थमा के मुख्य प्रकार। तो पहली चीज की दो श्रेणी होती है। एक पहला होता है कि आंतरिक अस्थमा। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी अस्थमा की समस्या बनती है, ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और लगातार अस्थमा में होता है कि इसमें अक्सर यह समस्या, यह लक्षण दिखाई पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं कि अस्थमा के मुख्य प्रकार। तो पहला है एलर्जिक अस्थमा। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी चीज जिससे आपको एलर्जी है, उसके संपर्क में आने से यह समस्या पैदा होने लगता है, जैसे धूल, पालतू जानवरें, ये सब की वजह से। नॉन एलर्जिक अस्थमा, तो इसमें क्या होता है, तनाव, सर्दी, संक्रमण, वायु प्रदूषण या सिगरेट के धुआं, खुशबू या इससे होने वाले अस्थमा को नॉन एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। ऑक्यूपेशनल अस्थमा में इसमें क्या होता है कि काम की जगहों जहाँ रासायनिक काम के संपर्क में, इसमें क्या होता है, काम की जगह पर रसायनों जैसे गैसों, धूल या लैक्टेस के संपर्क में आने से होता है। सीजनल अस्थमा, तो विशेष मौसम में होने वाले अस्थमा को सीजनल अस्थमा कहते हैं। और एक होता है व्यायाम प्रेरित अस्थमा। तो व्यायाम के दौरान सांस का फूलना या खांसी का आना। और एक होता है रात्रिचर अस्थमा,
इसमें क्या होता है कि रात और सुबह के वक्त थोड़ा सा समस्या होता है और फिर बाद में ठीक भी हो जाता है। कफ वेरिएंट अस्थमा में लगातार खांसी आता है और चाइल्डहुड अस्थमा में बचपन में होने वाले अस्थमा को चाइल्डहुड अस्थमा कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यदि यह समस्या है तो सबसे पहले आपको दवा के साथ साथ भोजन पर बेहद ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने डाइट पर नहीं ध्यान देंगे तब तक यह ठीक होने वाला नहीं है। तो डाइट में आप सुबह कुनकुना पानी लीजिए, उसके बाद एक सेब लीजिए और आधे घंटे के बाद आप भीगा हुआ मूंग या तो भीगा हुआ बाजरा, और उसके 1 घंटे के बाद आप जौ का दलिया भी ले सकते हैं, मूंग का खिचड़ी ले सकते हैं और सत्तू का भी सेवन कर सकते हैं, और या सत्तू का रोटी, जौ का रोटी भी इसमें काफ़ी कारगर होता है, तो उसे भी हरी सब्जी के साथ आप ले सकते हैं। और एक टाइम आप मूंग का दाल जरूर लीजिए। और जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं वे दूध में अंडे का लिक्विड भी ले सकते हैं और उबला हुआ अंडा ले सकते हैं, और अपने डाइट में मछली का भी सेवन कर सकते हैं। और शाम के दौरान 4 से 5 के बीच में आप सलाद लीजिए, और सलाद में आप गाजर, चुकंदर जो मिक्स वेज होता है इसका आप लीजिए कम से कम आधी कटोरी। उसके बाद शाम को 8 बजे के पहले आपको भोजन कर लेना है, और शाम के वक्त जितना भूख लगे उससे थोड़ा सा 1 रोटी 2 रोटी कम लेना चाहिए। और तब आप आधे घंटे के बाद आप दूध लीजिए, तो उसे आप अखरोट के साथ भी ले सकते हैं और साधारण ऐसे भी ले सकते हैं, तो इसे आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं परहेज के संबंध में। तो इसमें धूम्रपान, सूखे मेवे, शराब, खट्टा और जितने भी प्रकार के फास्ट फूड हैं इनसे आपको बचना होगा, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक यह ठीक होने वाला नहीं है। और शुगर, बहुत ज़्यादा चीनी को नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा नमक को भी नहीं लेना है, इसे संतुलन में लेना है। अब कुछ दवाएं भी इसमें दुष्प्रभाव देखा जाता है, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ये सब दवाएं इसमें अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं योग के संबंध में। तो कम से कम 15 से 20 मिनट का ध्यान आप जरूर करिए, नाड़ी शोधन करिए, और प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम जो भी सहज लगे उसे आप करिए। कुछ आसन है जिसे आप कर सकते हैं, पवन मुक्तासन, त्रिकोणासन, मर्कटासन और मकरासन। अब चलिए बात करते हैं परीक्षण के संबंध में। तो इसमें क्या होता है, स्पाइकोमेट्री परीक्षण। तो इसमें आपके फेफड़े से के अंदर और बाहर के जो दौरान एक ट्यूब नली होता है, उसमें हवा फूंकते हैं और उससे नापा जाता है कि आपकी सांस छोड़ने के दौरान या लेने के दौरान उसका उसमें मापन करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एलर्जिक परीक्षण, इसमें क्या होता है कि किसी एलर्जी की वजह से अगर यह समस्या पैदा हो रहा है तो उसमें इसका जांच होता है। और एक जांच होता है यफी या नो। इसमें होता क्या है कि सांस छोड़ने के दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड का टेस्ट किया जाता है, तो उस हिसाब से इसका परीक्षण होता है, और उसके बाद डॉक्टर तय कर पाते हैं कि कितनी डोज और कब तक आपका दवा चलना है, उसी हिसाब से इसका दवा चलाते हैं।